अच्छा स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, ऐसे ही है ना? कितनी कैटेगरीज के हमने सिलेक्टर पढ़े हैं? तीन। तीन पढ़े ना? हाँ, बेसिक सिलेक्टर्स, कम्बिनेटर सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। अब आज हम देखते हैं हमारी आउटलाइन में नेक्स्ट क्या है, तो उसको पकड़ लेते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिलेक्टर्स हो गए, यहाँ पर आ रही हैं सीडो क्लासेस एंड सीडो एलिमेंट्स। ओके, अच्छा ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, सीडो क्लासेस और सीडो एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं कि अभी अगर आप देखो ना, यहाँ पर मैं कोई CSS अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर H1 पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं देश, सही है? तो अभी क्या होगा, अभी इस पर अप्लाई होता है, ऐसे ही ना कि हम CSS अप्लाई करते हैं वो इंस्टेंटली उस पर अप्लाई हो जाती है। अब जो सीडो क्लासेस एंड सीडो एलिमेंट्स है ना, ये सीडो क्लासेस क्या कहती हैं कि जो CSS आप लिख रहे हैं अभी, तो क्या हो रहा है कि वो इंस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं टैग्स के ऊपर। ये फ़ौरन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी इवेंट के हैपन होने के ऊपर ये सारी CSS अप्लाई होनी चाहिए। ओके, समझ आ गई कि नहीं? सीडो क्लासेस का मेन कंसेप्ट क्या है कि जो CSS है वो फ़ौरन नहीं अप्लाई होनी चाहिए, किसी इवेंट के हैपन होने पे अप्लाई होनी चाहिए, सही है? अब अच्छा, इनको लगाने का साइंटिक्स क्या होता है कि पहले तो उसी तरह आप टैग को सिलेक्ट करोगे, बाय टैग नेम कर लो, बाय ID कर लो, बाय क्लास नेम कर लो, जिस तरह भी करना है, ठीक है? सिलेक्टर लगाने के बाद आप लगाते हो कॉलन का साइन, ओके, और इसके बाद आप सीडो क्लास लगाते हो। अब वो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाऊँगा। यहाँ पर इनमें से एक क्लास है होवर। होवर मैंने पहले भी बताया था क्या होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर वो CSS रिमूव हो गई, ऐसे ही है ना? क्योंकि पसीडो क्लासेस का था ना कंसेप्ट कि क्या होना है, CSS फ़ौरन नहीं अप्लाई होगी, किसी इवेंट के हैपन होने पे होगी। अब होवर क्या करते हैं कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ना, वो तब उस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो चलाएगा, सही है? अब देखो, ये इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ ना H1 के ऊपर, इसको कहते हैं होवर करना, सही है? माउस किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाए तो उसको क्या कहते हैं? होवर करना। अब यहाँ पर एक क्लास है पसीडो होवर, ये इसको लगाने से क्या हो रहा है कि CSS कब अप्लाई हो रही है, जब उसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, ऐसी है कि नहीं? अब ज़रूरी नहीं है इसमें सिर्फ आपने बैकग्राउंड कलर ही करना है, आप लाइक कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 32 पिक्सल, और क्या क्या हमने पढ़ा था, पैडिंग कर दो इसकी 30 पिक्सल। मतलब जितनी आप स्टाइलिंग इसके ऊपर लगाना चाहते हो ना, वो सारी लगा सकते हो, लेकिन वो तब अप्लाई होगी जब इसके ऊपर माउस आएगा। जैसे अब इसके ऊपर आओ ना, मैं यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर भी तब्दील हो रहा है, पैडिंग भी आ रही है और फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है, सही है? ये किसकी वजह से हो रहा है? सीडो क्लास की वजह से, होवर की वजह से। ओके, इतना समझ आ गया? अब अगर आप उस वेबसाइट के ऊपर आओ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्ड्स हैं, ठीक है? इनके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे से बॉर्डर आ रहा है, ऐसी है ना? अब यहाँ पे कौन सी क्लास लगी है? होवर की क्लास लगी है, सही है? यहाँ पर अगर आप देखो ना, माउस के लेके जाने पे ये बॉर्डर भी फिल होता है और ये थोड़ा सा ऊपर को ट्रांसलेट भी करते हैं, तो यहाँ पर होवर की क्लास लगी गई है। ओके, होवर में कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? नेक्स्ट चलें। अच्छा, नेक्स्ट एक इसकी क्लास है होवर के बाद, एक होती है अगर हम यहाँ पे करें, एक होती है फोकस। ये क्या होता है कि ये ज़्यादातर हम इनपुट्स पे लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई इनपुट लगाऊँ ना, और इसको यहाँ पे कहता हूँ जब इनपुट फोकस हो तो उस पर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करो। अब इनपुट का फोकस होना क्या होता है? क्या होना? जैसे यहाँ पर देखो, अभी ये इनपुट आ रही है ना, अब जब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ ना, तो मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है? इसका बॉर्डर ये डार्क हो जाता है, इसका मतलब ये इनपुट फोकस हो गई, ओके? और जब इससे बाहर चला जाता हूँ तो ये इनपुट ब्लर हो रहा है, ओके? जब इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनपुट का फोकस होना। अब इसके फोकस होने पे अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए क्लास है फोकस की। शुरू में सिलेक्टर वैसे ही लगेगा, ठीक है? बाद में कॉलन लगा के सिंपल आपने जो सी भी पसीडो क्लास लगानी है वो लगा देंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ फोकस होने पे क्या करो, बैकग्राउंड कलर ये कर दो, तो क्या होगा? अभी ये देखो, ये बाहर ब्लर हो गया,
जैसे ही फोकस करूँगा बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, और इस पर जो जो आप अप्लाई करना चाहें वो उसी तरह आप करते रहेंगे। ठीक है, सही है, समझ आ गई कि नहीं? तो अभी हमने दो क्लासेस पढ़ी हैं, एक होवर क्लास और एक फोकस क्लास। अच्छा, इसी तरह एक और हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं विजिटेड। क्या कहते हैं, कहाँ गई है? विजिटेड। ये कब अप्लाई होगी? ये नॉर्मली हमने ए का टैग पढ़ा था ना, यहाँ पर अगर मैं ए का टैग लगाऊं और इसमें मैं कह देता हूँ गो टू गूगल, और यहाँ पर कर देते हैं https://www.google.com/, सही है। अब अगर यहाँ पर आऊँ, अब जब मैं इस मतलब टारगेट लगाना चाहिए था ना, टारगेट ब्लैंक, सही है। अगर यहाँ पर आए, अब जब ये लिंक विजिट हो जाएगा ना, यहाँ पर जो ये वाली क्लास है विजिटेड, ये क्या करती है कि जब ये लिंक विजिट हो जाएगा तब उस पर वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई करेगी। जैसे मैं कहता हूँ इसका कलर कर दो रेड, ये तब अप्लाई होगा जब ये क्लास ये ए का टैग विजिट हो चुका होगा। जैसे अगर हम आए ना और इस पर मैं करता हूँ विजिटेड, ये नेक्स्ट टैब में क्यों नहीं जा रहा? टारगेट इक्वल टू ब्लैंक जाना चाहिए, दोबारा चला देते हैं। सही है। अभी यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, सही है कि नहीं? इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो, रेड आ रहा है। अब ये विजिट हो गया तो उसने इसको रेड कर दिया। ओके, इस पे आप फोकस भी लगा सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ जब फोकस हो तो इसका बैक कलर हो जाए ब्राउन, तो यहाँ पर देखना ये इसकी अप्लाई नहीं इस पे हो रहा है ना, क्या रीज़न है? हाँ, फोकस कर, ओके, तब भी नहीं हो रहा। फोकस होता है इसका, ओवर कर लो, इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? सर्वर स्टक हो गया। नहीं, वो क्लासेस अलग अलग गया ना, तो ये ओवरराइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की। टारगेट इक्वल टू ऐसे करें तो अंडरस्कोर ब्लैंक, ओवर लगा के देखें, ओवर लगता है कि नहीं? ओवर लग रहा है, तो मेरे ख्याल से हम वो ओवर राइड कर रहे हैं नीचे आने वाले को, सही है। तो होवर का पता चल गया, जब इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे ये तब अप्लाई करेगा, ऐसे ही है ना। एक होता है यहाँ पर विजिटेड, ये कब अप्लाई होगा? जब ये लिंक विजिट होके आ जाएगा वापस, ठीक है, तब ये अप्लाई होगा। ओके, फिर एक यहाँ पर होता है फोकस, ये कब अप्लाई होगा? ये देख रहे हो, जब मैं इसके ऊपर मतलब माउस प्रेस करके रखता हूँ ना, अब ये इसकी फोकस स्टेट है, ठीक है, इसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ये फोकस है, तब ये कलर अप्लाई कर। ओके, समझ आ गई कि नहीं? ये हमारे पास कुछ 4-5 क्लासेज हैं जो हम डेली रूटीन में काफ़ी यूज़ करते हैं। होवर की तो बहुत करते हैं। होवर की सिंपल सी कंसेप्ट है कि होवर कब अप्लाई होगा। अगर आपसे कोई पूछे सीडो क्लास क्या करती है, आप सिंपल बताओगे कि सीडो क्लास कहती है कि CSS जो है वो फ़ौरन अप्लाई नहीं होगी, किसी ना किसी इवेंट के हैपन होने पे अप्लाई होगी, सही है। अब सीडो क्लास लगाने का साइंटेक्स क्या है? CSS का सिलेक्टर लगाना है, उसके बाद कॉलन लगा के उसकी क्लास लगा देनी। पहली क्लास हमने पढ़ी होवर की। होवर की क्लास क्या करती है? जब उस एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाएंगे तब वो CSS अप्लाई करें। फिर हमने पढ़ी फोकस। फोकस में जब वो एलिमेंट फोकस होगा, इसकी मैंने एग्जांपल दी है आपको, इनपुट टैग, ठीक है। अब जब वो फोकस होगा तब वो ये वाली स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करेगा। फिर हमने एक पढ़ी विजिटेड, ये कब अप्लाई होगी? जब ये लिंक विजिट होके आ जाएगा तब वो कलर रेड कर देगा। ओके, फिर हमने एक पढ़ी, और कौन सा पढ़ा था? बस यही पढ़ी हैं 4। होवर पढ़ा, फोकस, विजिटेड और
एक और भी होती है, होवर, फोकस, विजिटेड। यहाँ पर अगर हम देखें ना, एक एक्टिव की क्लास भी है यहाँ पर। ये देखो, ये बहुत सारी हैं सही, जितने भी कॉलन के साथ आ रही हैं ना, ये सारी वो क्लासेस हैं, पसीडो क्लासेस। लेकिन मैं ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो यूज़ करते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक एक्टिव थी, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। एक्टिव ये क्या करेगी, ये जब ये सेम वो फोकस वाला काम कर रहे हैं, जब ये एक्टिव शेप के अंदर होगा ना, तब ये उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? तो टोटल हमने 4 क्लासेस डिस्कस की हैं, होवर, फोकस, विजिटेड और एक्टिव की। सही है, इनमें से भी आप होवर को मोस्टली यूज़ करेंगे, फोकस बहुत कम यूज़ करते हैं हम, विजिटेड भी बहुत कम करते हैं, और ये एक्टिव भी बहुत कम करते हैं। होवर, एक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे ये वाली कौन सी है, होवर है, ऐसे ही है, और ये फोकस है। एक्टिव किसी भी एलिमेंट की एक्टिव शेप मतलब जब वो काम में है। सही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी एक्टिव शेप है, अगर मैं लेटा हूँ तो वो मेरी रेस्ट शेप है। मतलब एक्टिव मतलब उस एलिमेंट का एक्टिव होना, जैसे आप कह लें सेम फोकस की तरह। जो फोकस करते हैं ना, उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, उसको प्रेस करके रखें, वो फोकस होता है। सेम इसी तरह एक्टिव होता है, ठीक है, कि वो एलिमेंट एक्टिव शेप में हो। अब होता क्या है कि हम तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं ना, बेसिक सी, कि इसके पे प्रेस करके देख रहे हैं ये एक्टिव शेप है इसकी। कई बार क्या होती है, एलिमेंट्स 24/7 चलते ही रहते हैं, मतलब एनिमेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो चलती ही रहती हैं। आप वेबसाइट्स पे जाओ ना, वो नहीं रुकती, ऐसे है कि नहीं? वहाँ पर एक्टिव की क्लास लगाएंगे तो इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो 24/7 चल ही रही हैं, वो रुक नहीं रही, वो एक्टिव शेप के अंदर है। ओके, अभी ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, ये एक्टिव होते हैं जब इनके ऊपर कोई ना कोई क्लास अप्लाई होती है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं आपको? ओके, तो ये हमने कोई 4 क्लासेस पढ़ी हैं, पसीडो क्लासेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। ओवर, फोकस, हाँ यही है। फिर आ रहा है पसीडो एलिमेंट्स। ये क्या कह रहा है पसीडो क्लास का? स्टाइल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्टेट और कंडीशन। वही चीज़ ना कि उसकी स्टेट चेंज होगी जब उसके ऊपर माउस लेके जाएगा। पहले उसकी रेस्ट की स्टेट थी, फिर उसके ऊपर माउस लेके गए तो होवर की स्टेट होगी, तो उस पर अगर आपने कलर अप्लाई करना है तो इस तरह होवर की क्लास लगा देंगे। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ रहे हैं पसीडो एलिमेंट्स। ये क्या कह रहे हैं? स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। लाइक हमने सिलेक्टर्स पीछे पढ़े थे। अब सिलेक्टर मतलब सिलेक्टर किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं? टैग को, ऐसे ही है ना, पूरे टैग को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कंटेंट को सिलेक्ट करने ना, तो उसके लिए होती हैं पसीडो एलिमेंट्स। जैसे आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ लगाता हूँ, सही है। अब इस पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो हमने वो 3 तरीके पढ़े हैं, जितने भी कम्बिनेटर सिलेक्टर लगा लें, जो सा मर्जी लगा लें। मैं बाय टैग नेम ही लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही है। ओके, अब पसीडो क्लास में क्या करते थे आप? सिंगल कॉलन लगाते थे। पसीडो एलिमेंट लगाने हैं तो आपने डबल कॉलन लगाना है। सही है, अब यहाँ पर पसीडो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। जो CSS सिलेक्टर्स हैं ना, वो यूज़ होते हैं टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए। अभी तक हमने जितने सिलेक्टर पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे? टैग्स को सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो पसीडो एलिमेंट्स है ना, ये कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। लाइक इसमें मैं कहता हूँ P का जो फर्स्ट लेटर है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 32 पिक्सल। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, यहाँ पे देखो नज़र आ रहे हैं, वो L का उसने कर दिया साइज़ कैपिटल, ठीक है। तो ये कंटेंट लेवल पे उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जबकि बाकी जो CSS सिलेक्टर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, समझ आ गई कि नहीं? कि पसीडो एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंटेंट लेवल पे सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह हमारे पास जिस तरह फर्स्ट लेटर है ना, हमारे पास होती है फर्स्ट लाइन भी। ये फर्स्ट लाइन का सारा इस तरह कर देगा शेप। मतलब ज़रूरी नहीं फ़ॉन्ट साइज़ ही बदलना है, जितनी आप स्टाइलिंग लगाना चाहें, जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो सारी यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो अप्लाई सिर्फ इस जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया ना, उस पर होगी। ओके, तो पसीडो क्लास जो थी वो यूज़ होती हैं पसीडो
पसीडो क्लास मैंने बताया, वो कहती हैं कि सी एस एस फ़ौरन नहीं अप्लाई होगी, किसी इवेंट के हैपन होने पे होंगी। और पसीडो एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंटेंट लेवल पे सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह एक हमारे पास होता है बिफोर की क्लास, कि अगर आपने पी के स्टार्ट में कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप बिफोर लगाओ, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट की, और इसमें बता दो आपने क्या ऐड करना है। मैं कह देता हूँ जुहेब। होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, ये देखो स्टार्ट में उसने ऐड कर दिया, सही है। इसी तरह जिस तरह बिफोर है, एक हमारे पास होता है आफ्टर, ये क्या करेगा, ये एंड पे ऐड कर दे, सही है। समझ आ गई कि नहीं? तो पसीडो एलिमेंट्स कंटेंट लेवल पे सिलेक्शन करते हैं, और पसीडो क्लास है मतलब किसी स्टेट के हैपन होने के ऊपर सी एस एस अप्लाई करनी। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। पसीडो क्लास और पसीडो एलिमेंट्स में, ये जो पसीडो एलिमेंट्स है ना, ये कर सिलेक्टर वाला ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्शन कर रहे हैं कंटेंट लेवल पे। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। नेक्स्ट चलें। ये कुछ एडिशनल सिलेक्टर्स हैं, nth चाइल्ड एंड nth चाइल्ड ऑफ, इसको मैं आपको ओवरव्यू करवाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले हमें एक मेजर कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादा सिलेक्टर पढ़ा दी है फिर कन्फ्यूजन हो जानी आप, सही है। यहाँ पर ये चैट जीपीटी से लिखवाई थी फाइल, उसने पता नहीं कौन कौन से लिख दी हैं। मैंने जो कल भी आपको करवाए थे ना, वो उनमें से कुछ ऐसे थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे, सही है, मतलब कभी यूज़ ही नहीं किए हम हैं। हाँ, एट्रीब्यूट वाले, फिर एक हमने पढ़ा था चाइल्ड सिलेक्टर, सिबलिंग सिलेक्टर, ये हम कभी यूज़ नहीं किए, मतलब 5-6 साल हो गए काम करते, कभी यूज़ नहीं किए, सही है। तो मतलब लेकिन नॉलेज के लिए याद है कि ये काम ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। ओके, आपको भी होने चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनको भी मैं ओवरव्यू करवाता हूँ कि ये nth चाइल्ड वगैरह, ये नोट सिलेक्टर, है सिलेक्टर, ये क्या करते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम ये पढ़ते हैं सी एस एस यूनिट्स। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये तो सारा क्लियर है ना, कमेंट कर दूँ ना इसको। ओके, और इसको हम नीचे ले जाते हैं। क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इसको ख़त्म कर देते हैं, पैराग्राफ एक रख लेते हैं बस, या हेडिंग कर लें, पैराग्राफ ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने HTML में सिंपल एक पैराग्राफ का टैग लगाया है, और वो मुझे यहाँ पर इस तरह से इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। अब ये पैराग्राफ मुझे इस तरह का यहाँ पे नज़र आएगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक इसका फ़ॉन्ट फैमिली और एक इसका फ़ॉन्ट साइज़, कि इसका साइज़ क्या है, उस साइज़ की बेस पे ये मुझे नज़र आ रही हैं आप, ठीक है। अब मैंने बताया था दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आप चीज़ें देखते हो, वो सारी की सारी मेजर करने के लिए ना कोई यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को मेजर करने के लिए यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, पिक्सल। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स है ना, लाइक H1 हो, हेडिंग्स के हो गए, पैराग्राफ्स के हो गए, इनकी जो फ़ॉन्ट साइजेज़ हैं वो पिक्सल की बेस के ऊपर डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। मतलब स्क्रीन का जो यूनिट है ना पिक्सल, इसकी बेस के ऊपर इनके फ़ॉन्ट साइजेस को डिफ़ाइन कर दिया गया है। लाइक P का टैग है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इन्होंने 16 पिक्सल रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिक्सल यूज़ करने का नुकसान क्या है, कि छोटी स्क्रीन जाएगी तो ये ख़राब करेगा काम, ठीक है। इस वजह से पिक्सल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया कि नहीं आपको? अच्छा, अब हम कुछ आगे की यूनिट्स पढ़ेंगे, जैसे ये CM, MM, ये इन पे आते हैं हम, लेकिन पहले P करते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ पकड़ लेते हैं, सही है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं, तुमने क्या करने हैं, उसमें से 20 पिक्सल के ऊपर ये पैराग्राफ शो करना है, सही है। तो वो मुझे यहाँ पर कर रहा है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि मैं छोटी स्क्रीन में भी जाऊँगा तो ये 20 पिक्सल का ही रहेगा। अगर मैं इसके वर्सेस करता, एक हमने और यूनिट पढ़ा हुआ है परसेंटेज, यहाँ पर मैं कहता 20%। अब इसका मतलब क्या है कि पूरी स्क्रीन के जितने भी नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं उनमें से 20% इसको दे दो, सही है। अब समझो कोई 100 पिक्सल्स हों स्क्रीन के ऊपर, तो वो इसको 20% कितना देगा, 20 पिक्सल। मतलब
परसेंटेज जो है ना ये स्क्रीन के हिसाब से चेंज होने वाला यूनिट है। अगर स्क्रीन छोटी होगी ये खुद ही से कैलकुलेशन करेगा और खुद ही से साइज अप्लाई कर देगा। लेकिन पिक्सल, पिक्सल क्या है, एक स्टैटिक यूनिट है। यहाँ पर ना दो टाइप्स के यूनिट्स हैं CSS के अंदर, वन इज़ एब्सोल्यूट यूनिट्स और अनदर इज़ रिलेटिव यूनिट्स। जिस तरह हमने पढ़ा था ना एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, ये उसी तरह है। यहाँ पर दो आपके पास यूनिट्स हैं, दो तरह के, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, एक रिलेटिव यूनिट्स हैं। अब मुझे बताओ एब्सोल्यूट पाथ कौन सा पाथ था जिसमें हम पाथ देते थे फिक्स्ड, ऐसी है ना, A टू लेके Z तक हम फिक्स्ड पाथ देते थे, ऐसी है कि नहीं? सेम यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं पिक्सल और परसेंटेज में से फिक्स्ड कौन सा है? पिक्सल, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट। सही है, मतलब जो फिक्स्ड यूनिट्स है ना जो स्क्रीन के हिसाब से नहीं चलते, उन्होंने उतना ही साइज लेना है जितना मैंने डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स। इसके वर्सेस हमने रिलेटिव पाथ पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, मतलब उसमें हम रिस्पेक्ट टू द एरिया चलते थे, ऐसी है कि नहीं? अब होता क्या था, अगर मैं एब्सोल्यूट यूनिट्स एब्सोल्यूट पाथ सॉरी यूज़ करता था ना, तो वो मेरे सिस्टम का पाथ और होता था, आपके सिस्टम का और होता था, आउटपुट में फ़र्क आता था। लेकिन अगर हम रिलेटिव यूज़ करते थे तो क्या होता था, वो आउटपुट सेम रहती थी। ठीक है, मतलब आप रिस्पेक्ट टू द एरिया चल रहे हो। सेम काम यहाँ पे, एब्सोल्यूट यूनिट्स इज अ स्टैटिक यूनिट, ये यूज़ करेंगे ना तो आउटपुट क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी, स्मॉल स्क्रीन पे भी और बड़े स्क्रीन पे भी। रिलेटिव यूनिट्स जिस तरह उसमें रिलेटिव रिस्पेक्ट टू द एरिया चलता था ना, यहाँ पर रिस्पेक्ट टू द कंटेंट चलता है। सही है, मतलब कह लो परसेंटेज जो है ना ये अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से बदल रहा है, रिलेटिव टू दी स्क्रीन अपने आप को अपना साइज कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, ये रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो CSS में कितनी तरह के यूनिट्स हैं? दो तरह के, वन एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरा रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से हैं? जो फिक्स्ड होते हैं, जिनका आउटपुट स्टैटिक रहती है, वो अपना साइज चेंज नहीं करते। और रिलेटिव यूनिट्स कौन से हैं? जो स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूनिट्स। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करें ना, ये क्या कह रहा है, CSS हैज सेवरल डिफाइंड यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग अ लेंथ। मतलब लेंथ, मैंने बताया ना हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट्स होता है, तो वो वही बता रहे हैं कि CSS में लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। Many CSS properties like length values such as width, margin, padding, font size, etc. Absolute length, the absolute length units are fixed, and a length expressed in any of these will appear as exactly that size. ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं the absolute length units, मतलब जो absolute units हैं वो fixed units हैं, इनको मतलब इनकी आउटपुट जो है वो स्टैटिक रहती है, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होगी। सही है, अब अगली लाइन उसकी पढ़ो, एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर नॉट रेकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्क्रीन बिकॉज स्क्रीन साइज इज वेरी सो मच, हाउएवर दे कैन बी यूज इफ द आउटपुट मीडियम इज नाउन सच एज फॉर प्रिंट लेआउट। वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट्स को हम रेकमेंड नहीं करते स्क्रीन का साइज मेजर करने के लिए। क्यों? मैंने बताया था ना कि छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए छोटे यूनिट्स होते हैं, बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए बड़े यूनिट्स होते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं हाइट और विड्थ को मैनेज कर रहा हूँ, अब मैं एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट यूज़ कर लूँ, लाइक मैं कह दूँ 100 पिक्सल हाइट और 100 पिक्सल विड्थ, वो तो फिर फिक्स्ड होगी ना, वो हर स्क्रीन के हिसाब से क्या होगा, इतना ही फिक्स्ड ही रहेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑन स्क्रीन। मतलब बड़ी चीज़ें जो है ना हाइट और विड्थ, इनको मेजर करने के लिए हम एब्सोल्यूट यूनिट नहीं यूज़ करेंगे। ओके, अगर आगे क्या कह रहा था, हाउएवर अलबत्ता दे कैन बी यूज्ड इफ़ द आउटपुट इज मीडियम इज नाउन, कि अगर आपको आउटपुट नाउन है, आप जानते हैं कि यहाँ पर इतना साइज होना है, जस्ट लाइक वो प्रिंटर्स होते हैं ना, आप प्रिंट्स करते हो पेपर को, उसका साइज आपको पता होता है, इसका A4 इतना साइज है, इतनी हाइट है और इतनी विड्थ है, उसमें आप एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज़ कर सकते हो। मतलब उसमें तो फिक्स्ड है ना, आपको पता है 320 पिक्सल इसकी विड्थ है, ठीक है, उसमें आप एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए ये नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, आगे अगर आप चलो तो यूनिट डिस्क्रिप्शन में बता रहे कि सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है, जो एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो सबसे छोटा यूनिट है वो पिक्सल है। सही है, अब मैंने बताया था 1 पिक्सल क्या होता है, 1 बॉक्स ऑफ स्क्रीन इमेज। ठीक है, जैसे ये इमेज मुझे नज़र आ रही है ना, स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसकी रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन कैसे बनती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स के साथ,
मतलब ये इमेज यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है तो इसके पीछे क्या है, कलेक्शंस ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, आप इमेज को हद से ज़्यादा जूम कर दें आपको केला केला बॉक्स नज़र आता है, वो वन बॉक्स 1 पिक्सल होती है, और हमारी जो स्क्रीन होती है ये नंबर ऑफ पिक्सल्स का मजमुआ होती है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर पिक्सल जो है ना वो एब्सोल्यूट यूनिट्स में सबसे छोटा यूनिट है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूनिट है वो सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, फिर इंचज़ है। इंचज़ को अगर आप देखो ना तो ये बता रहा है अगर आप साइज़ रखते हो 1 इंच, उसके अंदर कितने पिक्सल होते हैं, 96 पिक्सल, और ये 2.54 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें अगर हम जाएंगे ना सेंटीमीटर मिलीमीटर, मेरे ख्याल में हम आधा घंटा सोचते ही रहेंगे यार ये एक्चुअली साइज बना कितना है, ऐसी है कि नहीं। मतलब पहले तो हमें देखना पड़ेगा सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से साइज देंगे, सही है। क्योंकि हम पिक्सल के साथ गो थ्रू है ना, सेंटीमीटर मैं आपको पढ़ाऊँ ये तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। ये हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो पिक्सल है, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम इनके साथ जाए ना, ये वैसे उसने सारे कुछ होते हैं ना प्रिंटर्स के लिए, वहाँ पर सेंटीमीटर मिलीमीटर होते हैं, वहाँ पे ये क्यों होते हैं, क्योंकि उनको चलाने वाले लोगों को इसकी हाउ नाउ होती है, अच्छा उनके पास नॉलेज होता है, इस वजह से वहाँ पर ये यूनिट्स रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेब सॉफ्टवेयर की दुनिया में हम सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह के यूनिट्स नहीं यूज़ करते। यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट में एक ही यूनिट है पिक्सल जो हम यूज़ करते हैं। अब 1 पिक्सल, अगर आप यहाँ पर जाओ ना, थोड़ा सा पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं, या पहले यहाँ पर देखो सेंटीमीटर मिलीमीटर में हमें अगर साइज़ देना है तो पहले क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है कि उस यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आ रहे हैं, फिर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ स्क्रीन के ऊपर कितने साइज़ के ऊपर मैयर हो, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब अगर आप देखो ना, पीडी एक यूनिट है, वो बता रहा है 1 पीडी के अंदर 1 इंच का कोई 72वां हिस्सा होता है। अब 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं, 96। अब 96 का 72वां हिस्सा निकालें तो काम ख़राब हो जाएगा ना। इस वजह से ये वाले यूनिट्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सही है, क्योंकि इसमें हमें खुद से बड़ा कुछ फाइंड करना पड़ेगा, पहले पिक्सल में देखो, फिर इंचज़ में, फिर सेंटीमीटर्स में। इस वजह से ये वाले रेकमेंड नहीं किए जाते सॉफ्टवेयर की दुनिया में। हाँ, वो कह रहे हैं इनको यूज़ कर सकते हैं हम अदर पर्पसेस, अदर फील्ड्स के अंदर, लाइक प्रिंटर्स के अंदर, उसमें साइज़ फिक्स्ड होते हैं तो हम वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर पीसी है, पिकास यूनिट है, वो बता रहा है 1 पीसी के अंदर 12 पीडी होते हैं। अब 1 पीडी के अंदर कितने पिक्सल होते हैं, 1 पीडी के अंदर 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है। तो समझो पहले अगर मैं साइज़ लिखता हूँ 1 पीसी, पहले तो मुझे उसमें देखना है कि 12 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 पीसी के अंदर 12 पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर देखना है 1 पीटी के अंदर कितने इंचज़ आते हैं, फिर 1 इंच के अंदर देखना है कितने पिक्सल्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, इसलिए हम एब्सोल्यूट यूनिट्स में सिर्फ एक यूनिट रेकमेंड करते हैं, पिक्सल को, ओके। अच्छा, उसने पिक्सल को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, पिक्सल आर रिलेटिव टू द व्यूइंग डिवाइसेस फॉर लो डीपीआई डिवाइसेस 1 पिक्सल इज 1 डिवाइस पिक्सल मीन डॉट ऑफ द डिस्प्ले। कि मतलब जो लो रेजोल्यूशन की स्क्रीन होती है ना, लाइक 720 पिक्सल 1024 पिक्सल, ये लो डीपीआई डिवाइसेस हैं, ओके। अब इनमें 1 पिक्सल 1 बॉक्स होता है, ओके। लेकिन अगर आप देखो ना आगे, फॉर प्रिंटर्स एंड हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन 1 पिक्सल इम्प्लीफाइज मल्टीपल डिवाइस पिक्सल। वो कह रहे हैं कि अगर बड़ी स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाए ना, 8K 4K 12K, इनके ऊपर क्या होता है कि 1 पिक्सल 8 बॉक्सेस भी होते हैं या 1 पिक्सल 12 बॉक्सेस भी होते हैं, सही है। कि अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो 1 पिक्सल में बॉक्सेस भी ज़्यादा हो जाए, ओके। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। नेक्स्ट, अब पिक्सल में तो क्लैरिटी है ना आपको कि पिक्सल कौन सा यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट मीन ये फिक्स्ड रहेगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। तो एब्सोल्यूट यूनिट में हम एक ही यूनिट को पकड़ेंगे हमेशा, पिक्सल। और ये याद रखते हैं कि लो डीपीआई डिवाइसेस में 1 पिक्सल 1 डॉट होता है, और हायर डीपीआई डिवाइसेस में 1 पिक्सल मतलब क्या होते हैं, इम्प्लाइज करते हैं मल्टीपल पिक्सल्स के साथ। मतलब वो 8 डॉट्स भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, सही है। अच्छा, अब ये दूसरी टाइप को डिफाइन कर रहा है नीचे। एब्सोल्यूट में तो क्लैरिटी है ना आपको,
ये उसी तरह है जिस तरह आपको एब्सोल्यूट पाथ मैंने पढ़ाया था ना, उसमें फिक्स्ड पाथ आप बताते हो, ऐसे है कि नहीं, ए से लेके जी तक वो आप सारा फिक्स्ड होता है आपका पाथ। सेम काम यहाँ पे है, यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट्स है, इट्स अ फिक्स्ड यूनिट्स, ओके। और रिलेटिव पाथ में क्या था, वो रिस्पेक्ट टू दी एरिया चलते थे, तो यहाँ पर रिलेटिव यूनिट्स भी क्या है, रिस्पेक्ट टू दी एरिया ही चलेंगे। समझ आ गई इतनी। अब यहाँ पर इनको पढ़ो, रिलेटिव लेंथ क्या कह रहे हैं, मतलब रिलेटिव यूनिट्स, वो कह रहे हैं रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई अ लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। मतलब ये रिस्पेक्ट टू दी एरिया चलते हैं, लाइक पेरेंट के रिस्पेक्ट से चलें या स्क्रीन के रिस्पेक्ट से। फिर आगे बता रहे हैं रिलेटिव लेंथ यूनिट स्केल्स बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम्स। मतलब वो कह रहे हैं कि ये रिकमेंड किए जाते हैं कि हम साइजेस इनके थ्रू मेजर करें, सही है कि नहीं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये फ़ायदे में है ना, ऐसे है कि नहीं। अब यहाँ पर पहला यूनिट आ रहा है EM, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। 2 EM मीन्स 2 टाइम्स द साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। मतलब जो EM का यूनिट है ना, ये चलता है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट, आप इस तरह से समझ लो। वैसे तो यहाँ पर ये कह रहे हैं रिलेटिव टू दी फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो HTML है ना, इसमें हर टैग का मतलब हेडिंग्स को निकाल दें, बाकी हर टैग का जो बेसिक फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना, इसको मैं कहता हूँ कि तुम्हारा फॉन्ट साइज है 2 EM, तो 2 EM मीन 16 पिक्सल का डबल, सही है। मतलब 16 पिक्सल को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 32 पिक्सल। अगर मैं पहले वाले में ही जाऊँ ना, पहले आपको इसका बेसिक साइज़ दिखाता हूँ, इस पर इंस्पेक्ट करें। क्या इसका साइज़ आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ वो वहाँ पे बता रहा है 16 पिक्सल, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ठीक है। अब जो EM है ना, EM यूनिट, ये फ़ॉन्ट साइज़ को जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसको मल्टीप्लाई कर देता है जितना भी EM आप यहाँ पे देते हो। लाइक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ है 3 EM, इसका क्या मतलब होगा कि 16 पिक्सल को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, सही है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं 48 हो जाएगा ना, 16 16 32 32 16 48। अब कितना साइज सही नहीं बता रहा, 48 पिक्सल। तो 2 EM जो है ना, ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डिफ़ॉल्ट साइज के साथ, ओके। इतना समझ आ गया आपको कि नहीं। अच्छा, अब थोड़ा गेम चेंज करता हूँ आपकी। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई H1 है और उसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर H1 का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, कितना आ रहा है 32 पिक्सल, ठीक है। अगर इसको मैं करूँ 2 EM, इसका क्या मतलब होगा, कितना हो जाएगा ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, सही है। इसका HTML ही डिफाइन कर दिया हो, ओके। लेकिन इनको मैं कर सकता हूँ चेंज। अगर लेट्स सपोज मैंने आपसे अभी बात की कि आप EM को याद रख लें, ये चलता है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट में इसका जो साइज़ डिफाइन कर दिया है ना फॉन्ट साइज, इसने उसी से साइज़ देना है। लाइक अभी तो बॉडी में है ना, बॉडी इनका पेरेंट है, तो बॉडी में हर टैग का साइज 16 पिक्सल है। तो हम EM में अगर वैल्यू दे रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इनका एक पेरेंट बनाता हूँ डिव, इसमें ये रख लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ हेलो की, और यहाँ इसको गेट करके कहता हूँ कि तुम्हारा फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। अब डिव का तो फॉन्ट साइज नहीं ना होता, वो कौन सा टेक्सचुअल टैग है, ऐसी है कि नहीं। तो ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके अंदर आने वाले टैग्स का साइज, कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका बेसिक फॉन्ट साइज कितना है 20 पिक्सल। इसको अगर मैं कमेंट करूँ ना, एक तो ना ये सारा काम खराब करता है, इसको कमेंट करें। यहाँ पर अगर आप आओगे ना, इसका कितना आ रहा है
कितना आ रहा है 40 पिक्सल। 40 पिक्सल क्यों आ रहे हैं? जैसे इस पैराग्राफ था ना, पैराग्राफ 16 था तो ये कितना था 32, मतलब H1 जो है वो डबल होता है P का, सही है। तो इसी तरह अब मैंने उसका साइज कर दिया है 20, तो 20 का डबल 40, तो वो 40 दे रहा है। इसका कितना दे रहा है 20 पिक्सल, सही है। बाय डिफॉल्ट कितना था 16, लेकिन मैंने बताया जो EM का यूनिट है ना, EM का यूनिट इसने चलना है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट। पेरेंट में जो साइज डिफाइन कर दिया ना इसने वही लेना है, सही है। अब अगर मैं P को गेट करके कहूँ कि तुम्हारा साइज है 3 EM और H1 को कहूँ तुम्हारा साइज है 2 EM, अब कितना कितना होगा दोनों का साइज? P का कितना होगा 60 पिक्सल, सही है। और H1 का उतना ही रहेगा 40 पिक्सल, क्योंकि वो 2 EM मतलब उससे 2 गुना ही ज़्यादा था ना, तो वो तो सही है। लेकिन इसका कितना हो गया 60 पिक्सल, सही है। समझ आ गई कि नहीं है? अगर हाँ इसको बढ़ा दें 4 कर दें, अब वो भी बढ़ जाएगा। मतलब इसने चलना है रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। पहले इसका पेरेंट कौन सा था बॉडी, अब बॉडी में बाय डिफॉल्ट उसका साइज रखा गया है 32 पिक्सल और P का साइज रखा गया है 16 पिक्सल, सही है। अब उससे मैंने निकाल के इनका एक कस्टम पेरेंट बना दिया और उसमें इनका साइज डिफाइन कर दिया कि आपका साइज कितना है कितना था 20 पिक्सल। तो अब इसके अंदर आने वाले सारे चाइल्ड्स ने मतलब अगर उनके अंदर यूनिट मैंने दिया है EM में तो उसने चलना है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट। लेकिन अगर मैं इसका साइज करूं 16 पिक्सल ही, अब क्या होगा? अब तो वो मतलब पिक्सल ने तो नहीं ना चलना रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट, वो तो वैसे ही चलता रहेगा, फिक्स यूनिट है, सही है। तो अब इसका 16 ही रहेगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं? बस EM के केस में EM ने किस तरह चलना है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट। पेरेंट में मैंने कह दिया कि इसके अंदर आने वाले सारे चाइल्ड्स का बेसिक साइज कितना होगा 20 पिक्सल। तो अगर इसके चाइल्ड को मैं वैल्यू दूंगा ना EM के अंदर, तो आपने क्या करना है, सिंपली जितनी भी EM की वैल्यू है साथ इंटीजर है उसको उस साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो उसका बेसिक साइज है। बेसिक साइज कितना था 20 पिक्सल, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो 40 हो जाएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? पैराग्राफ का 40 हो जाएगा, इसमें दिया ना 2 EM, तो 2 EM को मल्टीप्लाई कर दो इस बेसिक साइज से, H1 का 80 हो जाएगा, ठीक है। H1 का कितना आ रहा है 80 और इसका कितना आ रहा है 40, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब जिस तरह ये EM है ना, EM है, यहाँ पर देखो रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, आप कह लो ऑफ द पेरेंट, ठीक है। पेरेंट में जो साइज है उस साइज के साथ इसने चलना है, सही है। समझ आ गई कि नहीं? 2 EM मीन्स 2 टाइम्स द साइज ऑफ द करंट साइज, सही है। मतलब पेरेंट में जो उसका करंट साइज डिफाइन किया है ना उसका 2 टाइम आपने कर लिया, जितना भी टाइम आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब जिस तरह ये EM होता है ना, इसी तरह इसके साथ का एक और यूनिट होता है REM। क्या होता है REM? जो EM है ना, EM का यूनिट, इसने चलना होता है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट। क्या पेरेंट में जो बेसिक साइज रख दिया हमेशा उससे मल्टीप्लाई हो जाना है इसने, ओके। लेकिन जो REM है ना, REM इसने हमेशा चलना है रूट टू दी एलिमेंट। मतलब जो HTML का टैग है ना, इसने हमेशा इससे साइज लेना है। तो HTML के टैग में बाय डिफॉल्ट साइज कितना है 16 पिक्सल। तो अब मुझे बताओ पैराग्राफ का साइज कितना हो जाएगा 32 पिक्सल। कितना आ रहा है 32 पिक्सल, सही है। हालांकि ये पेरेंट के अंदर था, लेकिन मैंने अब यूनिट चेंज कर दिया है REM। तो REM मीन रूट, रूट हमारा क्या है HTML, इसने HTML से साइज लेना। समझ आ गई? EM ने किससे चलना है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट और REM ने रूट टू दी एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं पेरेंट में डिफाइन ही नहीं करता साइज, अब H1 का साइज कितना आएगा? मतलब पेरेंट है ना एक इनका डिव है, इसमें मैंने कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है 32 है? नहीं, बाय डिफॉल्ट 32 था ना, तो 32 का कितना बता रही है 4EM, मतलब बाय डिफॉल्ट 16 है। 16 का वो बता रहे हैं 4 बार 64, सही है। समझ आ गई कि नहीं? आप इतना याद रखें कि HTML में हर टैग का जो साइज है ना बेसिक साइज वो 16 पिक्सल, सही है।
समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अगर मैंने इसके पेरेंट में ये डिफाइन कर दिया साइज, अब 4em कितना है? 4 टाइम्स द साइज ऑफ 20 पिक्सल, ओके, तो 80 हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं कर देता 4rem, अब 64 हो जाए। समझ गए हो आप लोग, लगता कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। चलिए नेक्स्ट। अब आपको REM का पता चल गया और EM का। EM ने चलना है रिस्पेक्ट टू द पेरेंट और REM ने रिस्पेक्ट टू द रूट। रूट कौन सा है? HTML। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है? EX। ये EX नहीं हम यूज़ करते, क्यों? ये बता रहे हैं नहीं, रिलेटिव टू दी एक्स हाइट। एक्स मीन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल साइड पे जो हाइट होगी ना उसके थ्रू ये चलेगा। तो ये हम यूज़ ही नहीं करते। EX जो है ये CH भी नहीं। REM मैंने पढ़ाया आपको, रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आ रहा है व्यू विड्थ और व्यू हाइट। ये अच्छी चीज़ है, इसको पकड़ लेते हैं। ये आपको कौन रहा है? इसमें मैं कर लेता हूँ क्लास हेलो, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं अगर लेट्स सपोज ये एक हेलो, मैंने एक पेरेंट बनाया, उसको ये साइज दे देता हूँ, ये है ना, इसको कह देता हूँ बॉक्स 1। तो ये इसका बेसिक साइज है, ठीक है। मैम बस 5 मिनट दीजिए। लेने आ जाना, आपको पता है 40 मिनट हो गए, बल्कि पहले मैं दूसरी क्लास की बात ही करता हूँ। अच्छा, मोशन टूट जाता है सारा ना। अच्छा, यहाँ पर देखो, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ क्या है? हाइट और वेट है। मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट हाइट किस पे डिपेंडेंट होती है? कंटेंट पे। कंटेंट इंक्रीज़ करेगा, हाइट इंक्रीज़ करेगी। और विड्थ किस पे होती है? स्क्रीन साइज पे। अब इसकी विड्थ हमने हाइट और विड्थ मैनेज करने के लिए अभी 1 यूनिट पढ़ा था, परसेंटेज, सही है। अब मैं इसमें कहता हूँ इसकी विड्थ है 50%। ये क्या करेगा? 50% ऑफ दी स्क्रीन। लेकिन अगर इसका कोई पेरेंट हो इसके ऊपर, ठीक है, अब इसके ऊपर एक पेरेंट है इसका, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ओहो, पेरेंट। इसको मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, और इसकी विड्थ है 50%। अब क्या होगा? पेरेंट की विड्थ 50%, फिर उसके चाइल्ड की विड्थ है उससे 50%। तो परसेंटेज चलता है रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट। पेरेंट के पास जितना साइज होगा उसने उससे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। पहले क्या हो रहा था कि वो परसेंटेज, क्योंकि इसका पेरेंट क्या था? बॉडी, तो बॉडी में परसेंटेज क्या आता है? 100%। तो वो उससे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अब मैंने एक पेरेंट बना दिया, उसका मैंने फिक्स्ड कर दिया है 50%। तो इसके अंदर आने वाले सारे चाइल्ड्स ने परसेंटेज लेना है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं VW, मतलब व्यू विड्थ। ये हमेशा चलता है, इसने पेरेंट नहीं चलना, रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट नहीं चलना, इसने चलना है रिस्पेक्ट टू दी स्क्रीन, सही है। व्यू रिलेटिव टू 1% ऑफ द विड्थ ऑफ द व्यू पॉट। व्यू पॉट मीन स्क्रीन। कि जो VW है ना, इसने किसके थ्रू चलना है? स्क्रीन के थ्रू। ये हम क्या करते हैं, दोनों को हाइट दे देते हैं, जाना है तो चले जाओ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये इसकी हाइट, ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। अभी मैंने चाइल्ड को कहा है विड्थ कितनी लेनी है? 50। ये तंग ना करो उसको, विड्थ 50%, तो वो 50% ले रहा है। लेकिन अगर मैं यूनिट चेंज कर दूँ ना इसका, और इसको कर दूँ 50 VW, अब क्या होगा? अब ये स्क्रीन से लेगा। स्क्रीन का VW यहाँ पे बन रहा था हाफ स्क्रीन, तो यहाँ तक ले, सही है। कि मतलब अगर चाइल्ड को आपने साइज दे दिया है ना व्यू विड्थ में, फिर उसने रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट नहीं चलना, फिर उसने चलना है रिस्पेक्ट टू दी स्क्रीन, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब देखो वो पेरेंट को भी क्रॉस कर रहे हैं,
क्योंकि यूनिट मैंने वो लगा दिया है ना। अगर मैं इसके पेरेंट को भी कर दूं 100 VW, इसका क्या मतलब है 100% ऑफ द स्क्रीन। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? इसी तरह जिस तरह ये VW है ना, इसी तरह हमारे पास होता है VH, व्यू हाइट। मतलब बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में हाइट देंगे वो चलेगी रिस्पेक्ट टू द पेरेंट, लेकिन जो VH है ना ये चलेगा रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन। जैसे इसका पेरेंट है ना, पेरेंट, इसको मैं हाइट कर देता हूँ 100 VH। अब यहाँ पर अगर आप आओगे ना, यहाँ पर देखो ये पूरी स्क्रीन पे फिल आ रहा है, ऐसे ही कि नहीं, ना ऊपर ना नीचे, पूरा फिल आ रहा है। अगर ये मार्जिन ख़त्म कर दें तो आप यहाँ तक, तो मतलब व्यू हाइट मीन 100% ऑफ द स्क्रीन। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब हमने हाइट को मेजर करना है, हम यूनिट यूज़ करेंगे VH, विड्थ को यूज़ करना है तो VW, और अगर हमने पेरेंट के थ्रू चलने हैं तो परसेंटेज। सही है, परसेंटेज की रिस्ट्रिक्शन है कि रिस्पेक्ट टू दी पेरेंट चलना है, और VH और VW ने रिस्पेक्ट टू दी स्क्रीन चलना है। अब अगर मैं आपको लेके चलाऊं, यहाँ पर ये एक सेक्शन बनाया गया है, इस सेक्शन को किस यूनिट के अंदर दी है साइज? परसेंटेज में दी है कि व्यू हाइट में दी है? व्यू हाइट में दी है ज़्यादा। इसको 100 VW की है। इसको मोबाइल में ले जाए ना आप, यहाँ पर देखो ये इसकी मोबाइल की स्क्रीन को भी फिल कर रहा है। इसको 100 VW दिया गया, और सॉरी VH। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? तो आज हमने कितने यूनिट्स पहले रिवाइज करते हैं। CSS में कितनी तरह के यूनिट्स हैं? 2 तरह के, पहले एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं? जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनमें हमने कौन सा यूनिट पढ़ा है? पिक्सल, कि इनकी आउटपुट छोटी और बड़ी स्क्रीन में सेम रहती है, स्टैटिक रहती है। अच्छा, फिर दूसरी कौन से थे? रिलेटिव। रिलेटिव क्या करते हैं? रिस्पेक्ट टू दी एरिया चलते हैं, कह लें पेरेंट समथिंग कुछ भी, मतलब रिस्पेक्ट टू दी एरिया चलते हैं कह लें। ओके, अब क्या कहते हैं, रिलेटिव यूनिट्स में हमने कौन कौन से यूनिट्स पढ़े हैं? EM, REM, परसेंटेज, व्यू हाइट और व्यू वेड्थ। बड़ी चीज़ों को मेजर करने हाइट और वेड्थ को कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? VH और VW। ये किसके रिस्पेक्ट से चलते हैं? रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन। और REM किसके रिस्पेक्ट से चलता है? रिस्पेक्ट टू द रूट एलिमेंट। और रूट एलिमेंट कौन सा है? HTML। और EM किसके रिस्पेक्ट से चलता है? रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। ओके, समझ आ गई इतनी कि नहीं आपको? अच्छा, अब इनमें से छोटी चीज़ों को मेजर करना है ना, लाइक फॉन्ट साइज, पैडिंग, मार्जिन, पिक्सल भी ऐसा नहीं है बिल्कुल ही छोड़ देना, बाइकाट कर देना है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर साइज़ 20 या 20 से कम है ना, पिक्सल यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर इससे अबव जा रहा है फिर आप कोई रिलेटिव यूनिट यूज़ करोगे, लाइक REM यूज़ कर लें, EM यूज़ कर लें। सही है, इस तरह के यूनिट्स यूज़ करेंगे। ओके, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? और ये तो स्टिल वैसे ही रहेंगे, व्यू हाइट्स और व्यू मिन। और व्यू मिन, व्यू मैक्स ये नहीं हम ज़्यादा यूज़ करते। अब हमारे क्या क्या रह गया है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, आउटलाइन हमने पढ़ ली थी, और मीडिया क्यूरीज रह गई। ठीक है, बाद में एनिमेशन है। नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कल हम पढ़ेंगे एक नई चीज़।